Hello everyone, I hope you all are doing great. So my name is Ankit Dongrial and आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग. तो आज की क्लास में हम समझेंगे व्हाट इज दिस जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, क्या हमारे पास सिलेबस का पार्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट चैप्टर्स अवेलेबल इन आवर सिलेबस, राइट. तो एक पूरा सब्जेक्ट का ओवरव्यू लेंगे जिससे कि हमें हेल्पफुल होगा आगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को स्टडी करने में, राइट. तो चलिए मूव करते हैं आगे. ओके सबसे पहले जो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, सर व्हाट इज दिस जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, राइट. तो सबसे पहले अगर हम इस टर्म को समझें, जियोटेक्निकल, राइट. अगर मैं इस बात करूं इस जियो की, क्या जियो का मतलब होता है हमारे पास अर्थ. अर्थ एज अ मटीरियल अगर मैं कंसिडर करूं, इफ आई कंसिडर दिस अर्थ एज अ मटीरियल, तो इसका इंजीनियरिंग बिहेवियर क्या निकल के आएगा. अभी इंजीनियरिंग बिहेवियर क्या है, यही पर्टिकुलरली हमारे सिलेबस का पार्ट है, आगे हम डिस्कस भी करेंगे, राइट. तो जियोटेक्निकल की बात करूं, सो व्हाट इज इट. इट इज अ ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. इट इज द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग in which we study about the engineering behavior, about the engineering behavior of soil or engineering behavior of earth as a material, right. क्लियर. सेकेंड टर्म हमारे पास निकल के आता है दैट इज सॉइल मैकेनिक्स. अब स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज करते हैं, सर ये जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग और सॉइल मैकेनिक्स दोनों सेम है क्या, या फिर ये अलग अलग है. क्योंकि कॉलेज में तो हमने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा है, कई स्टूडेंट्स के सिलेबस में सॉइल मैकेनिक्स लिखा होता है, कई स्टूडेंट्स के सिलेबस में लिखा रहता है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग. तो क्या सर दोनों टर्म सेम है. अब फिर से इसको कॉन्सेप्ट से समझो. अगर मैं बात करूं अर्थ की, क्या अर्थ को एज अ मटेरियल हम यूज करने वाले हैं. में अगर हम बात करें तो सॉइल भी प्रेजेंट है, देयर आर आल्सो रॉक्स, यस और नो, राइट. तो अगर मैं अर्थ को एज अ सॉइल कंसिडर करके इसका बिहेवियर स्टडी करूं, सो दैट वी विल स्टडी इन सॉइल मैकेनिक्स. Similarly, there can be a different branch as rock mechanics, जहां पर हम अर्थ को एज अ रॉक कंसिडर कर रहे हैं. क्लियर दिस थिंग. सो सॉइल मैकेनिक्स इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ योर जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग. क्लियर है. हमारे सिलेबस में क्या इंक्लूड है. अगर हम अंडरग्रेड सिलेबस की बात करें, सो अंडरग्रेड सिलेबस ओनली हैव सॉइल मैकेनिक्स. सॉइल मैकेनिक्स एक पार्ट हमारे पास है. We have application of this soil mechanics, that is nothing but foundation engineering, right. So foundation which is only related to this soil, foundation engineering. Clear. There is another part also, a very small part, that is ground improvement. Ground improvement. Clear this thing, right. Now तो मेनली हमें ये पार्ट डिस्कस करना है. सॉइल मैकेनिक्स देयर इज वन पार्ट, फाउंडेशन इंजीनियरिंग इज अनदर पार्ट, एंड देयर इज अ स्मॉल पार्ट दैट इज ग्राउंड इंप्रूवमेंट. क्लियर. तो ये तीनों पार्ट मिलके हमारा सिलेबस बनाते हैं. अब इनको स्टडी करने की क्या रिक्वायरमेंट है. सॉइल को एज अ मटेरियल क्यों स्टडी करना है हमें. अगर मैं बात करूं व्हाट इज द नीड ऑफ स्टडी, नीड ऑफ स्टडी, राइट. अब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझो पहले. तो अगर मैं देखूं एज अ सिविल इंजीनियर, क्या हमारा मेनली वर्क है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस,
ये सभी हमारे पास कंस्ट्रक्शन जो हम क्यों कर रहे हैं? एज दे आर हैविंग द यूटिलिटी फॉर अस। क्या ये सभी कंस्ट्रक्शन का हमारे लिए कोई ना कोई यूज है, राइट? तो हमें मतलब है हमारी बिल्डिंग से, क्योंकि वहां पर हम रहेंगे। हमें मतलब है हमारी रोड से, क्योंकि उस रोड की हेल्प से हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, राइट? हमें आर आवर कंस्ट्रक्शंस, इन कंस्ट्रक्शन को हम कर रहे हैं अपनी यूटिलिटी के लिए, क्लियर है? बट ये कंस्ट्रक्शन का जो लोड है उसको कौन कैरी करता है? उसको कैरी करता है हमारे पास सॉइल। द लोड ऑफ ऑल दीज कंस्ट्रक्शंस, द सपोर्टिंग एलिमेंट फॉर दीज कंस्ट्रक्शन इज नथिंग बट अवर सॉइल, राइट? तो यहां पर सॉइल की इंपॉर्टेंस निकल के आती है। तो अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग का, अगर मैं एग्जांपल लूं, राइट? सो वी नो दिस any particular structure, it is having two parts, one is substructure, another is superstructure, right? Substructure mainly हम बात करते हैं this foundation part, right? And this is our superstructure, clear? क्या superstructure का load carry करता है foundation, and finally this foundation it is going to transfer this load to soil, और इस foundation का काम क्या है? इस load को soil में transfer करना। इसका मतलब सॉइल हमारे लिए एक सपोर्टिंग एलिमेंट की तरह यूज होता है क्या? तो अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर केस में, तो सॉइल हमारे पास क्या है? एक सपोर्टिंग एलिमेंट है। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, यहां पर हमारे पास सॉइल क्या है? एक सपोर्टिंग एलिमेंट है, राइट? अब ये अगर हमारे कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट कर रहा है तो इसकी स्टडी हमारे पास इंपॉर्टेंट बनती है, क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज देयर इज एनी पर्टिकुलर हिल, हमारे पास कोई हिली टेरेन है, हमें यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्ट करना है, राइट? लेट सपोज मुझे यहाँ पर एक रोड कंस्ट्रक्ट करना है, तो रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या हमें प्रोफाइल थोड़ा सा प्लेन करना होगा? तो हमने यहाँ पर प्रोफाइल को प्लेन किया जिससे कि हम यहाँ पर क्या कर सकें? रोड का कंस्ट्रक्शन कर सकें। लेट सपोज हमने ये पर्टिकुलर अर्थ को कट किया जिससे कि हम यहाँ पर क्या कर सकें? अब रोड को कंस्ट्रक्ट कर सकें, क्लियर है? अगर मैं इस अर्थ मटेरियल की बात करूं, क्या इस अर्थ मटेरियल की टेंडेंसी होगी टू स्लाइड इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट? इसका मतलब जो हमने रोड कंस्ट्रक्ट किया है उसको अफेक्ट करेगा क्या ये सॉइल? अब इस सॉइल को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? इस सॉइल की स्टेबिलिटी के लिए हम कई बार यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, वी कॉल देम एज अ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स, राइट? जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हो, देयर इज अ रिटेनिंग वॉल जो कि इस सॉइल को क्या कर रहा है? रिटेन कर रहा है, राइट? अब इस रिटेनिंग वॉल का डिजाइन कौन करेगा? इस रिटेनिंग वॉल का कंस्ट्रक्शन कौन करेगा? एक सिविल इंजीनियर, राइट? सो एज अ सिविल इंजीनियर आपके लिए रिटेनिंग वॉल का कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। ये रिटेनिंग वॉल का कंस्ट्रक्शन क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि आपके लिए वो रोड इंपॉर्टेंट है जो कि यहां पर कंस्ट्रक्ट हुई है, क्लियर दिस थिंग? अब अगर यहां पर हम सॉइल का बिहेवियर देखें, क्या सॉइल इस पर्टिकुलर वॉल पे कोई प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा क्या? लाइक दिस, अगर ये वॉल इस सॉइल को सपोर्ट कर रही है तो इस सॉइल की टेंडेंसी होगी इस वॉल पे एक प्रेशर अप्लाई करने की। तो क्या यहां पर ये सॉइल हमारे कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहा है? तो सॉइल हमारे पास एज अ सपोर्टिंग एलिमेंट भी वर्क करता है, सॉइल कई बार हमारे पास एज अ एलिमेंट अगेंस्ट टू अवर कंस्ट्रक्शन भी वर्क करेगा। सो अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या कर रहा है? सॉइल एज अ वर्क कर रहा है। कौन से केस में? इन केस ऑफ रिटेनिंग वॉल, इन केस ऑफ रिटेनिंग वॉल, राइट? तो सॉइल के हमने दो यूज देख लिए हैं अपने सिविल इंजीनियरिंग में। एक और यूज देखो, लेट सपोज इस डायग्राम को देखो आप, राइट? यहां पर हम अगर सॉइल की बात करें, सो हेयर सॉइल इज यूज्ड एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब यहां पर हमने सॉइल को डायरेक्टली एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज किया है, जैसे आप सीमेंट यूज करते हो, आप स्टोन्स को यूज करते हो, आप ब्रिक्स को यूज करते हो फॉर योर कंस्ट्रक्शन। ऐसे ही अगर हम एम्बैंकमेंट की बात करें, फॉर हाईवेज वी कंस्ट्रक्ट एम्बैंकमेंट, राइट? सो दैट देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ ड्रेनेज। तो इस एम्बैंकमेंट में जब हम हाईवे को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये एम्बैंकमेंट किससे कंस्ट्रक्ट हुआ है? क्या सॉइल से? तो क्या यहां पर सॉइल एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम यूज कर रहे हैं?
राइट। तो सॉइल का हमारे पास एक और यूज आता है, दैट इज कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब ये सारे पॉइंट को समझते हुए चलना, क्योंकि यही हमारे पास फाइनली सिलेबस को कंस्ट्रक्ट करेंगे, राइट। सो कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब अगर आप किसी भी मटेरियल से कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, क्या उसकी स्टेबिलिटी चेक करना इट इज द ड्यूटी ऑफ अ सिविल इंजीनियर, राइट। आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो वो स्टेबल होना चाहिए, आप एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहे हो स्टेबल होना चाहिए। इसी तरीके से जब आप सॉइल के हेल्प से कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, इट शुड बी स्टेबल, राइट। यहाँ पर हम बात करें क्या सॉइल से हमने ये एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्ट किया है, दिस इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ अ स्लोप, राइट। तो हम स्टडी करते हैं अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स। यहां पर हम क्या चेक कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। और स्लोप आपके पास किससे बना हुआ है, इट इज नथिंग बट इट इज मेड अप ऑफ सॉइल और अर्थ, राइट। तो यहां पर हमारे पास डायरेक्टली एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है सॉइल। तो सॉइल के हमारे पास 3 यूज निकल के आ गए। हमारे पास सॉइल सपोर्टिंग एलिमेंट की तरह यूज हो रहा है, सॉइल हमारे पास अगेंस्ट आवर कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है, और सॉइल एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी हम यूज कर रहे हैं, राइट। तो ये तो समझ में आ गया कि हाँ सॉइल का बिहेवियर हमें स्टडी करना होगा फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ आवर स्ट्रक्चर्स। क्लियर दिस थिंग नाउ। अब वापस मूव करते हैं अपने सिलेबस में, राइट। तो सिलेबस का हमारे पास सबसे पहला पार्ट है सॉइल मैकेनिक्स। फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस इज सॉइल मैकेनिक्स। अब इस पर्टिकुलर टर्म को समझते हैं पहले तो, राइट। ये सॉइल मैकेनिक्स क्या है। सॉइल मैकेनिक्स को समझने से पहले ये बताओ कि मैकेनिक्स क्या है आपके पास। क्या ये पर्टिकुलर वर्ड पहले कहीं सुना है। हम बात करें, क्या हमने स्टडी किया हुआ है अबाउट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, हमने स्टडी किया हुआ है अबाउट सॉलिड मैकेनिक्स, वी हैव स्टडीड अबाउट फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या स्टडी किया यहां पर, राइट। तो मैकेनिक्स क्या है हमारे पास, मैकेनिक्स इज नथिंग बट द बिहेवियर ऑफ एनी पर्टिकुलर बॉडी अगेंस्ट लोडिंग। कोई भी मटेरियल जो बिहेवियर शो करेगा अगेंस्ट द लोडिंग और ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लोड, दैट इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या पढ़ा हमने, कौन सा मटेरियल था हमारे पास। इंजीनियरिंग में मैकेनिक्स में हमारे पास सॉलिड नॉन डिफॉर्मेबल बॉडीज थे। तो जब आपके पास नॉन डिफॉर्मेबल सॉलिड बॉडीज पे आप फोर्स अप्लाई करते हो, राइट, तो उस फोर्स के रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी कैसा बिहेव करती है, दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। आप किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो तो वो बॉडी या तो अपनी पोजीशन पे है या फिर मूव कर रही है, राइट। अगर पर्टिकुलर बॉडी किसी सरफेस पे है तो सरफेस और बॉडी के बीच में फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। दिस इज व्हाट यू हैव स्टडीड इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, राइट। सॉलिड मैकेनिक्स में क्या स्टडी करते हो, सॉलिड मैकेनिक्स में भी आप स्टडी करते हो बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स और रिस्पॉन्स ऑफ सॉलिड्स टू लोडिंग। बट यहां पर जो हम सॉलिड बॉडीज लेते हैं दोज आर द डिफॉर्मेबल बॉडीज, राइट। डिफॉर्मेबल बॉडीज, डिफॉर्मेबल बॉडीज मींस, इसीलिए अगर आप देखोगे जब आप सॉलिड मैकेनिक्स डिस्कस करते हो, सोम डिस्कस करते हो, आपने लोड अप्लाई किया, राइट। लेट्स सपोज एग्जांपल ले ले बीम का, बीम पे आपने लोड अप्लाई किया, क्या बीम में आप डिफ्लेक्शन देखते हो, चैप्टर पढ़ते हो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, राइट। देयर विल बी जनरेशन ऑफ स्ट्रेसेस, देयर विल बी जनरेशन ऑफ स्ट्रेन्स, क्या ये सब स्टडी करते हैं हम। इसी तरीके से फ्लूइड में भी हमने क्या यही डिस्कस किया है, जब फ्लूइड में आपके पास लोड अप्लाई हुआ तो फ्लूइड में एक प्रेशर डेवलप हुआ, दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, राइट। तो फ्लूइड कैसे बिहेव करते हैं अगेंस्ट लोडिंग, दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन फ्लूइड मैकेनिक्स, राइट। फिर से क्वेश्चन आता है तो सर सॉइल मैकेनिक्स क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हमने कभी आरसीसी मैकेनिक्स तो डिस्कस नहीं किया, हमने कभी स्टील मैकेनिक्स डिस्कस नहीं किया, राइट। व्हाट इज द नीड ऑफ दिस पर्टिकुलर अनदर मैकेनिक्स। फिर से समझो, अगर मैं बात करूं आरसीसी की या स्टील की, क्या दोनों सॉलिड है, बोथ आर सॉलिड मटेरियल, क्या इनका
इंजीनियरिंग बिहेवियर अगेंस्ट लोडिंग या फिर इनका रिस्पॉन्स टू एनी लोडिंग, क्या वो स्टडी कर चुके हैं हम सॉलिड मैकेनिक्स में? तो क्या सर सॉइल को हमने स्टडी नहीं किया क्या? सर क्या सॉइल एक सॉलिड नहीं होता है क्या? तो यहां से हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट निकल के आता है, सॉइल को अगर हम समझें, सो सॉइल इज नॉट अ पर्टिकुलरली सॉलिड। सॉइल की अगर हम बात करें तो सॉइल को हम कहते हैं थ्री फेज सिस्टम। सॉइल हमारे पास क्या है? दिस इज अ थ्री फेज सिस्टम। थ्री फेज सिस्टम, थ्री फेज सिस्टम का मतलब यहां पर हमारे पास अगर हम सॉइल का बिहेवियर चेक करें या फिर सॉइल का कंपोजिशन चेक करें, देयर विल बी सॉलिड्स and it will consist of some fluids, right? अब ये फ्लूइड हमारे पास हो सकता है लिक्विड, ये फ्लूइड हमारे पास हो सकता है एज अ गैस। क्लियर? जनरली इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास जो लिक्विड होगा दैट विल बी नथिंग बट अ वाटर। क्या सॉइल में हमारे पास वाटर प्रेजेंट है? राइट। एंड gas will be, we are discussing about the air. Clear? अगर मैं आपको schematic diagram से देखूं तो let's suppose हमने एक particular soil का sample consider किया, so it will have some solid part, इसमें कुछ solid part होंगे, right? And there are some free spaces also. There are some free spaces also. In soil mechanics we call them as a voids. तो ये हमारे पास है voids, ये हमारे पास है solids. तो कोई भी soil की अगर हम बात करेंगे, so soil is made up of two things, solids and voids. अब ये voids में आपके पास fluid present हो सकता है, it can be either water, it can be either air or it can be both, right? वाटर भी प्रेजेंट हो सकता है, एयर भी प्रेजेंट हो सकता है, ऐसा भी केस हो सकता है कि दोनों प्रेजेंट हो, राइट? तो जनरली हम सॉइल को कैसे कंसीडर करते हैं? एज अ थ्री फेज सिस्टम डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी प्रेजेंट है। क्लियर? अब देखो, इसका मतलब इस पर्टिकुलर मटेरियल का बिहेवियर ना तो हम सॉलिड मैकेनिक्स की हेल्प से समझ सकते हैं, ना ही कंप्लीटली फ्लूइड मैकेनिक्स की हेल्प से। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज होंगे सॉलिड मैकेनिक्स के भी, फ्लूइड मैकेनिक्स के भी, क्योंकि हमारे पास सॉइल किससे बना हुआ है? सॉलिड से भी बना हुआ है, फ्लूइड से भी बना हुआ है। क्लियर है? इसीलिए क्योंकि ना तो ये प्योरली सॉलिड है, ना ही प्योरली लिक्विड है या फिर प्योरली फ्लूइड है, इसीलिए हमें एक अलग सब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, एक अलग मटीरियल को स्टडी करने की रिक्वायरमेंट हुई, जिसके लिए हमने एक सिलेबस बनाया, दैट इज सॉइल मैकेनिक्स। क्लियर दिस थिंग? आगे मूव करते हैं। तो बात आएगी सर ये सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे क्या? राइट? ओके, तो फिर से क्वेश्चन बनता है, सर ये सॉइल मैकेनिक्स में क्या डिस्कस करेंगे? क्या सॉइल मैकेनिक्स में भी हम ये स्टडी करेंगे कि जब हम सॉइल में लोड अप्लाई कर रहे हैं, कैसे सॉइल इस लोडिंग के अगेंस्ट बिहेव करेगा, या व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स ऑफ सॉइल टू दिस लोडिंग, राइट? तो हाँ, अगर हम बात करें सॉइल मैकेनिक्स की, तो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है यहां पर? जब आप इस सॉइल में लोड अप्लाई कर रहे हो, अंडर लोडिंग, how soil will behave is studied. क्लियर है? हाउ सॉइल विल बिहेव इज स्टडीड। इसका मतलब इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं हम सॉइल की। क्लियर है? अब क्या क्या हो सकता है? आपने सॉइल में लोड अप्लाई किया, क्या हो सकते हैं? स्ट्रेसेस डेवलप हो सकते हैं क्या? देयर बी जनरेशन ऑफ स्ट्रेसेस, राइट? अब इस पर्टिकुलर टर्म को भी समझो।
स्ट्रेसेस हमारे पास सॉइल में दो तरीके से डेवलप हो सकते हैं. लेट्स सपोज ये हमारे पास है ग्राउंड लेवल. इफ आई कंसिडर दिस एज अ ग्राउंड लेवल, राइट. लेट्स सपोज ये आपका प्लॉट है जहां पर आपको कंस्ट्रक्शन करना है. आपको फाइंड आउट करना है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट पे सॉइल में कितने स्ट्रेसेस डेवलप हो गए, राइट. आपने यहां पर क्या किया, आप यहां पर कंस्ट्रक्शन करोगे, वो कंस्ट्रक्शन से क्या इस सॉइल में लोड अप्लाई होगा. क्लियर. इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे ड्यू टू दिस पर्टिकुलर लोडिंग. एंड क्या ये जो सॉइल का वेट है अबव दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इट विल आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ स्ट्रेसेस एट दिस पॉइंट. क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये सॉइल की वेट की वजह से भी स्ट्रेसेस आएंगे क्या, राइट. So there are two type of stresses. One is due to this weight of soil. We call it as a overburden pressure or overburden stresses, right? And second is due to this external loading, जो कि आपके कंस्ट्रक्शन की वजह से आ रहे हैं, right? तो जब हम stresses के बारे में डिस्कस करेंगे सॉइल में, so we discuss it in two parts. One is due to overburden and second is due to external loading. क्लियर है. इस ओवरबर्डन की वजह से जो स्ट्रेसेस हैं, इनकी स्टडी हम करते हैं मेनली इफेक्टिव स्ट्रेस में. और एक्सटर्नल लोडिंग से जो हमारे पास किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रेसेस आ रहे हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ पर्टिकुलर चैप्टर नोन एज stresses in soil, राइट. तो अब बिहेवियर निकल के आ रहा है, स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं. कौन कौन से स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, उसी के बेसिस पे हम सिलेबस बना रहे हैं अपने सब्जेक्ट का, राइट. और हमारे पास क्या बिहेवियर शो कर सकता है सॉइल अगेंस्ट एनी लोडिंग. आपने सॉइल के सैंपल को प्रेस किया, क्या सॉइल के सैंपल में वॉइड्स भी प्रेजेंट है. जब प्रेस करोगे क्या वॉइड्स में वॉइड का स्पेस कम होगा. अभी वॉइड का स्पेस कब कम होगा, जब इन स्पेस में जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो एस्केप हो या फिर उसका मूवमेंट हो, राइट. इट मींस देयर विल बी ट्रांसमिसिबिलिटी इन द सॉइल, राइट. तो एक टर्म निकल के आता है, दैट इज ट्रांसमिसिबिलिटी. इसका मतलब जो फ्लूइड प्रेजेंट है सॉइल में वो ट्रांसफर हो सकता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे. यस और नो, राइट. अब यहां पर हम दो टर्म्स पढ़ते हैं. वन इज नोन एज परमेबिलिटी, एंड सेकेंड इज योर सीपेज, राइट. परमेबिलिटी क्या बताता है हमें, परमेबिलिटी इज द ईज विद विच योर वाटर कैन फ्लो थ्रू द वॉइड्स ऑफ द सॉइल. कितना इजीली वाटर वॉइड्स सॉइल के वॉइड से फ्लो कर पा रहा है, दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज नथिंग बट परमेबिलिटी. तो परमेबिलिटी क्या बता रहा है, जब आपने कितना रेसिस्टेंस ये सॉलिड प्रोवाइड करेंगे टू दैट पर्टिकुलर फ्लो ऑफ वाटर, दैट इज व्हाट वी स्टडी इन परमेबिलिटी. सीपेज क्या है, जो ये वाटर फ्लो कर रहा है, राइट. इस फ्लोइंग वाटर को हम क्या कह रहे हैं, नथिंग बट सीपेज. क्योंकि अगर हम बात करें एक सॉइल में वॉइड्स का स्पेस क्या बहुत कम होगा, सो वाटर इट नॉट फ्लो थ्रू द वॉइड्स, इट सीप्स थ्रू द वॉइड्स. तो वहां से टर्म निकल के आया सीपेज. क्लियर. तो ये भी हमारे पास क्या है, लोडिंग के अगेंस्ट हमारे पास सॉइल का बिहेवियर है, राइट. अब जब ये फ्लूइड या फिर वाटर हमारे सॉलिड से एस्केप करेगा या एक्सपेल आउट करेगा, तो क्या हमें अपने सॉइल के सैंपल में कुछ ना कुछ कंप्रेसिबिलिटी देखने को मिलेगी. कंप्रेस हो जाएगा क्या हमारा मटेरियल, राइट. सो देयर इज अ कंप्रेसिबिलिटी. तो कंप्रेसिबिलिटी भी क्या है हमारे पास, एक रिस्पॉन्स है जो कि सॉइल शो कर रहा है अगेंस्ट दिस लोडिंग. सो कंप्रेसिबिलिटी. अब कंप्रेसिबिलिटी में भी इसको हम दो पार्ट में पढ़ते हैं. वन इज कॉम्पैक्शन, सेकेंड इज योर कंसोलिडेशन. अब देखो यहां पर भी हमारे पास दो टर्म है, कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन. कॉम्पैक्शन को समझो पहले. तो जब आप सॉइल में लोड अप्लाई कर रहे हो, राइट,
तो हमारे पास एयर एक्सपेल आउट अगर होती है, उसका हमारे पास रिस्पॉन्स क्या मिलेगा? व्हेन देयर विल बी एक्सपेल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द वॉइड्स, सो द वॉल्यूम विल डिक्रीज। ये वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो क्या हमारे पास सॉइल डेंस हो जाएगा, राइट? सो दिस डेंसिफिकेशन ऑफ सॉइल ड्यू टू एक्सपेल्शन ऑफ पोर एयर इज नथिंग बट कॉम्पैक्शन। तो ये कॉम्पैक्शन भी किसकी वजह से हुआ? लोडिंग की वजह से हुआ है क्या, राइट? सेकेंड टर्म इज कंसोलिडेशन। अगर आप लोड अप्लाई करो, अगर एयर एक्सपेल आउट हो चुका है, हमारे पास सॉइल में सिर्फ वाटर प्रेजेंट है, और लोड अप्लाई करोगे तो अब क्या होगा? अब क्या वाटर एक्सपेल आउट होना शुरू करेगा? जब वाटर एक्सपेल आउट होगा तो क्या स्पेस हमारे पास रिड्यूस होगा, वॉल्यूम रिड्यूस होगा क्या? सो दैट रिडक्शन इन वॉल्यूम इज नथिंग बट कंप्रेसिबिलिटी। स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए, राइट? आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो मेनली जो स्ट्रेंथ हम डिस्कस करते हैं इन सॉइल, दैट विल बी शेयर स्ट्रेंथ, दैट विल बी शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बिहेवियर है सॉइल का अगेंस्ट लोडिंग। क्लियर? अब देखो, अगर किसी भी मटेरियल के अगेंस्ट आपको वर्क करना है, किसी भी मटेरियल के साथ वर्क करना है, किसी भी मटेरियल को एज अ कंस्ट्रक्शन एलिमेंट यूज करना है, क्या आपको पता होना चाहिए उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है मेनली, राइट? और उसकी प्रॉपर्टीज को समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर मटेरियल का ओरिजिन कहां से हुआ है, क्योंकि उसके ओरिजिन से, उसके पेरेंट्स के बिहेवियर से भी क्या आपको एक आइडिया मिलेगा कि ये पर्टिकुलर मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, राइट? तो हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ सॉइल। ओरिजिन ऑफ सॉइल यहां पर क्या डिस्कस करेंगे? कैसे सॉइल फॉर्म होता है, क्या कौन सॉइल के पेरेंट्स हैं, राइट? इन पेरेंट्स से क्या क्या सॉइल में बिहेवियर चेंजेस मिलते हैं। क्लियर है? सेकंड इज, फिर हमें, अगर हमें सॉइल के अगेंस्ट वर्क करना है, अगर हमें सॉइल के साथ वर्क करना है, अगर हमें सॉइल को एज अ मटेरियल यूज करना है, तो हमें उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आइडिया होना चाहिए। सो विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। क्लियर है? राइट? अब एक एग्जांपल से समझो। लेट सपोज आपकी क्लास में एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, राइट? जिसकी अटेंडेंस फुल है, जो क्लास में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है किसी भी क्वेश्चन को, तो एक टीचर की मेंटेलिटी क्या होगी उस स्टूडेंट के अगेंस्ट? क्या टीचर की मेंटेलिटी होगी कि ये स्टूडेंट अच्छा है? वही एक स्टूडेंट है जो कि क्लास दिन भर बंक करता है, जिसके मार्क्स भी बहुत खराब आते हैं, टीचर की मेंटेलिटी क्या होगी कि ये बेकार स्टूडेंट है, राइट? अगर यही प्रॉपर्टीज, अब आपके टीचर ने तो आपको देखा हुआ है, उस दूसरे स्टूडेंट को भी देखा हुआ है, अगर यही प्रॉपर्टीज टीचर प्रिंसिपल को बताए तो क्या प्रिंसिपल भी बाइफरगेट कर पाएगा कौन सा स्टूडेंट अच्छा है, कौन सा स्टूडेंट खराब है, राइट? इसका मतलब प्रॉपर्टीज हेल्प करते हैं फॉर द क्लासिफिकेशन, राइट? तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि आपके क्लासिफिकेशन में हेल्प करती है, वी कॉल देम एज अ इंडेक्स प्रॉपर्टीज। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे। इंडेक्स प्रॉपर्टीज क्या है? ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि सॉइल के आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में हेल्पफुल होती हैं। क्लियर? सो दीज आर योर इंडेक्स प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम करेंगे सॉइल का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आप सॉइल को क्लासिफाई कर दो बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यू विल गेट सम आइडिया। अब भी उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ ना कुछ एक आइडिया बना लोगे, एक आइडिया आपको मिल सकता है, राइट? एक रफ आइडिया मिल सकता है। सो दैट्स व्हाई वी क्लासिफाई सॉइल इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, राइट? तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, तो ये पार्ट तो हम क्या कर रहे हैं, ये तो हम सॉइल को समझ रहे हैं, राइट? दिस इज अवर पार्ट जहां पर हम सॉइल को समझ रहे हैं। सेकेंड इज जहां पर हम अब सॉइल के बिहेवियर को देख रहे हैं। जब लोडिंग अप्लाई होती है तो सॉइल में कैसे स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, कैसे वाटर उसमें फ्लो करेगा, कैसे उसमें कंप्रेसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, राइट? कितनी सॉइल की स्ट्रेंथ होगी, दैट इज मेनली द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सो
we study in effective stresses in soil. We will study about permeability and seepage. Permeability and seepage. राइट हमारा डिस्कशन होगा अबाउट स्ट्रेसेस इन सॉइल. अब फिर से इफेक्टिव स्ट्रेस इन सॉइल और स्ट्रेस इन सॉइल दो बार क्यों पढ़ रहे हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं. राइट अब ये जब स्ट्रेसेस लगेंगे, एक्सटर्नल लोडिंग लगेंगी, तो इसकी वजह से सॉइल में कंप्रेसिबिलिटी आएगी. सो देयर विल बी कॉम्पैक्शन. तो हम स्टडी करेंगे अबाउट कॉम्पैक्शन. हम स्टडी करेंगे अबाउट कंसोलिडेशन. हम स्टडी करेंगे अबाउट कंसोलिडेशन. राइट एंड लास्ट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, दैट इज योर shear strength. That is your shear strength. तो ये हमारे पास हो गई इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज. अब हमने सॉइल को समझ लिया है, हमने ये भी देख लिया कि लोडिंग के अगेंस्ट उसमें क्या बिहेवियर आएगा. तो अब हम इसके एप्लीकेशन पार्ट पे मूव करते हैं. राइट एप्लीकेशन पार्ट में हमने क्या देखा था. एप्लीकेशन पार्ट में हमने देखा दैट वी नीड टू स्टडी अबाउट द लेटरल अर्थ प्रेशर थ्योरी. अर्थ प्रेशर थ्योरी. राइट हमें स्टडी करना अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप. स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप. हमें स्टडी करना अबाउट फाउंडेशन इंजीनियरिंग. अबाउट फाउंडेशन इंजीनियरिंग. अगर हम सिलेबस की बात करें तो हमारे पास कोर्स में शैलो फाउंडेशन एंड वी हैव डीप फाउंडेशन. डीप फाउंडेशन में भी अगर हम बात करें तो हमारे पास सिर्फ पाइल फाउंडेशन है इन अवर कोर्स. पाइल फाउंडेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन डीप फाउंडेशन. राइट अब अगर हम बात करिए जो हमने इंडेक्स प्रॉपर्टीज डिस्कस किए हैं, इन प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करने के लिए क्या हमको सॉइल के सैंपल की रिक्वायरमेंट होगी. राइट तो वो सॉइल के सैंपल्स कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, कौन कौन से मेथड है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ दोस सैंपलिंग. राइट तो हमारे पास लास्ट एक पार्ट आता है दैट इज सैंपलिंग. राइट अब देखो जब आप इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज फाइंड करोगे, इंडेक्स प्रॉपर्टीज फाइंड करोगे सॉइल के, तो क्या आपको सॉइल के सैंपल की रिक्वायरमेंट होगी. ये सॉइल का सैंपल आएगा कहाँ से, क्या ये सॉइल का सैंपल आएगा ग्राउंड से. तो ये सैंपल कैसे आप कैसे ये सैंपल्स हम लेते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से मेथड है इन सैंपल्स को एक्सट्रैक्ट करने के. राइट या फिर सॉइल को जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं. अब अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, इंडेक्स प्रॉपर्टीज, दीज इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, तो क्या ये सब प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करने के लिए आपको सॉइल के बिहेवियर को स्टडी करना है. सॉइल कहाँ से आएगा, क्या सॉइल हमारे पास हम ग्राउंड से क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो क्या कंप्लीट सॉइल को लेके चले जाओगे क्या उसकी इंजीनियरिंग या फिर उसकी इंडेक्स प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए. नो, वी जनरली टेक सैंपल्स. राइट तो क्या हम ग्राउंड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये सॉइल को एक्सप्लोर कर रहे हैं. राइट सो टू टेक दिस सैंपल्स, टू स्टडी दिस सैंपल्स, कैसे इस सैंपल्स को कैरी करेंगे, क्या क्या मेथड्स हैं इन सैंपल को एक्सट्रैक्ट करने के, दैट वी स्टडी इन योर सॉइल एक्सप्लोरेशन. राइट और एक स्मॉल पार्ट हमने डिस्कस किया था अबाउट ग्राउंड इंप्रूवमेंट. जब भी हमारे पास जो ग्राउंड अवेलेबल है, जो सॉइल अवेलेबल है, if it is not having those desired properties required by an engineer, तो हम इन प्रॉपर्टीज को चेंज भी कर सकते हैं. अगर इन प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे, so that we call it as a
ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स, राइट. खराब तो नहीं करोगे, चेंज कर रहे हो तो इंप्रूव ही करोगे, राइट. सो वी हैव लास्ट चैप्टर, दैट इज सॉइल एक्सप्लोरेशन and ground improvement techniques. Ground improvement techniques. So I hope you will get an idea about the syllabus of geotechnical engineering from this particular video. यहाँ से आपको एक आइडिया मिला होगा कि पूरे जियोटेक में हमें क्या स्टडी करना है, किस सीक्वेंस में स्टडी करना है, कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर क्यों स्टडी कर रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस अब आपको समझ में आई होगी, राइट.